हेलो। मेरा नाम है हर्षित यादव। मैं अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स एजुकेटर्स पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग हमारा सेकंड चैप्टर जो कि इशू ऑफ शेयर्स चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो बेटा, जो आपने हम लोग को रिस्पांस दिया है एनपीओ में, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, वही रिस्पांस मैं इस चैप्टर में भी चाहता हूं और आप लोग का बराबर सपोर्ट चाहता हूं। अभी तक अगर आप लोग ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों को, उन्हें बताएं इस चैनल के बारे में और आप लोग इस चैनल का फ़ायदा उठा सकते हैं और आपके दोस्त भी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग डे 1 आज हमारा स्टार्ट करेंगे क्लास 12 अकाउंटेंसी का शेयर्स चैप्टर इशू ऑफ शेयर्स हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो शेयर्स स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि सर कंपनी होती क्या है। कंपनी का मतलब होता है एक ऐसा आर्टिफिशियल पर्सन जो लॉ से क्रिएट होता है, जहाँ पर सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन और कॉमन सील होती है। अब सबसे पहली बात, सर पहला मतलब कि ये आर्टिफिशियल पर्सन होता क्या है। आर्टिफिशियल पर्सन अगर देखा जाए तो मैं आप लोग को सीधा सीधा बता देता हूँ। आर्टिफिशियल पर्सन देखें, आर्टिफिशियल पर्सन आर्टिफिशियल पर्सन देखें, ये होता है कृत्रिम व्यक्ति, उसको कहते हैं आर्टिफिशियल पर्सन को, जो लॉ से क्रिएट होता है, जिसकी सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन और कॉमन सील होती है। अब ये तीनों शब्द क्या होते हैं, उनके मतलब क्या हैं, वो मैं अभी आपको इसी के बाद बताने वाला हूँ। इन तीन के मतलब जो अंडरलाइन किए गए हैं। तो चलिए शुरू करेंगे हमारा करैक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी, कि कंपनी के करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं। सबसे पहले तो कंपनी के करैक्टरिस्टिक्स याद करने की मेमोरी पॉइंट या मेमोरी टेक्निक कह सकते हैं, उसे कहेंगे हम लोग टॉप क्लास। क्या? टॉप क्लास। अब टॉप क्लास कैसे होगा? टी फॉर ट्रांसफरेबिलिटी, O for ownership and management, P for perpetual existence, C for common seal, L for limited liability, A for artificial person, S for separate legal entity and H for share capital। ये इसका मेमोरी पॉइंट होगा मैम टॉप क्लास का। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा सबसे पहला पॉइंट, जो कि उसी डेफिनेशन पे चलेंगे, जो कि सबसे पहला पॉइंट है हमारा सेपरेट लीगल एंटिटी का। तो बेटा सेपरेट लीगल एंटिटी में ये सब एक एग्जांपल मैं बता देता हूँ आपको सेपरेट लीगल एंटिटी का, कि एक आदमी था, चलिए वैसे ही बता देते हैं डायग्राम के थ्रू, आपको जल्दी समझ में आएगा। एक मिस्टर सलमान था, जो एक बूट मैन्युफैक्चरर था। बूट मैन्युफैक्चरर का मतलब है जो जूता बनाता था। वो दिन प्रतिदिन इतना फेमस हो गया था कि अब उस पर काम संभल नहीं रहा था। तो उसने ये सोचा कि अब मेरे पे इतना काम तो संभल नहीं रहा है, तो इसलिए उसने 4 कंपनियां खोली। 4 कंपनियां, एक खुद के नाम पे, एक अपनी वाइफ के नाम पे, एक अपने सन के नाम पे, मतलब लड़के के नाम पे, और एक अपनी लड़की के नाम पे। ये चारों कंपनियां खोल दी हैं। ये चारों कंपनियां इनने खोल दी हैं। मिस्टर सलमान के पास ये जो चारों कंपनियां का जो भी पैसा आता था, वो एज आ गिफ्ट पहुंचता था, या आप लोन कह सकते हो, जिससे कि वो क्या कर रहा था कि गिफ्ट या लोन से मतलब मंगा रहा था, जिससे वो टैक्स का एवेजन कर सकता था, कि वो टैक्स की सीधी सीधी चोरी कर रहा था, जिससे उसे टैक्स ना आ जाए। इसलिए उसने 4 कंपनियां खोली थी अलग अलग तरीके से। तो
कुछ साल अच्छे चलते रहे। फिर मिस्टर सलोमान एक सिक्योर्ड डिबेंचर था। बेटा सिक्योर्ड डिबेंचर वो डिबेंचर होता है जिसका पहला राइट होता है पैसा मांगने का। तो मिस्टर सलोमान एज अ सिक्योर्ड डिबेंचर था, जो उसने जो उसने क्या किया। अब आप लोग सोचेंगे कि ऐसा क्या हुआ होगा। तो बेटा कुछ साल अच्छा चला बिज़नेस, इसके बाद धीमे धीमे बिज़नेस उसका फेड अप होने लगा। फेड अप का मतलब है कि धीमे धीमे बिज़नेस नीचे आने लगा। अब नीचे आने लगा और कुछ साल बाद उसकी कंपनी एक तरीके से पूरी डूब चुकी थी, लॉसेस में आ चुके थे। तो मिस्टर सलमान एज आ सिक्योर्ड डिबेंचर उसने अपना जितना भी शेयर था वो पूरा ले लिया था। अब जितने भी कंपनी के मेंबर्स थे, उसने सलमान की वाइफ से आर्ग्यू किया कि मिस्टर सलमान और कंपनी सेम ही तो है, पर सेपरेट लीगल एंटिटी के हिसाब से कंपनी और मिस्टर सलमान आर डिफरेंट। वो अपने अपने हिसाब से अलग अलग हैं। तो वही हमें सेपरेट लीगल एंटिटी बताता है। तो ये तो हो गया हमारा सेपरेट लीगल एंटिटी। अब बात करेंगे सेकंड पॉइंट, जो कि है परपेचुअल एग्जिस्टेंस की। तो बेटा परपेचुअल एग्जिस्टेंस का मतलब होता है कि अगर किसी मेंबर की डेथ हो जाती है, या कोई मेंबर रिटायर हो जाता है, या कोई मेंबर लुनेटिक हो जाता है, या कोई मेंबर इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो कंपनी की पोजीशन उससे अफेक्ट बिल्कुल भी नहीं की जाएगी। कंपनी जब तक चलती रहेगी, जब तक कंपनी बिल्कुल ख़त्म ना हो जाए, और कंपनी जब तक वाउंड अप ना हो जाए, जब तक कंपनी ख़त्म ना हो जाए और बंद ना हो जाए, जब तक वो कंपनी चलती रहेगी और कंपनी बिल्कुल अफेक्ट नहीं की जाएगी। और कंपनी को कोई अफेक्ट भी नहीं कर सकता है, चाहे किसी मेंबर की डेथ हो, चाहे रिटायरमेंट हो, चाहे लुनेटिक हो, चाहे वो कोई मेंबर इंसॉल्वेंट चाहे ना हो जाए। इसके बाद आता है कॉमन सील। ये तीसरा हमारा डेफिनेशन का पार्ट है। तो बेटा कोई भी कंपनी के पास कोई फिज़िकल एग्जिस्टेंस नहीं रहता है, क्योंकि वो अपने एजेंट्स के थ्रू ही एक्ट करती है, जिसे हम कहते हैं डायरेक्टर्स। आपको ये तो मालूम होगा शेयर होल्डर और डिबेंचर होल्डर में अंतर क्या होता है। बेटा शेयर होल्डर कंपनी को चलाता है और डिबेंचर होल्डर कंपनी में पैसा लगाता है। तो ये चीज़ पॉइंट समझने वाली बातें हैं। तो कॉमन सील पे थे हम लोग कि जितने भी उसके एजेंट्स थे वो डायरेक्टर्स कहा करते थे, और जो भी डॉक्यूमेंट्स जो डायरेक्टर्स परफॉर्म करते थे या उसको प्रिपेयर करते थे, वो कंपनी बेयर करेगी उसकी सील पे। कॉमन सील एक तरीके से क्या एक्ट करता है, कंपनी का एक ऑफिशियल सिग्नेचर, जो कंपनी का सिग्नेचर है ऑफिशियली, दैट मीन्स कॉमन सील। इसके बाद आते हैं हमारा ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स में ये कह सकते हैं कि जो भी कंपनी की कैपिटल होगी वो डिवाइड हो जाती है दो पार्ट्स में, जिसे कि हम कहते हैं शेयर्स। और वो जो शेयर्स हैं वो फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं कुछ कंडीशंस में। चाहे तो आप प्राइवेट कंपनी कह सकते हैं, चाहे तो आप पब्लिक कंपनी कह सकते हैं, वो अभी हम लोग आगे पढ़ने वाले भी हैं। इसके बाद आते हैं हम लोग ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। तो आप लोग अभी मैंने आपको यही बताया कि शेयर होल्डर जो कि कंपनी को चलाते हैं और डिबेंचर होल्डर कंपनी में पैसा लगाते हैं। बेटा वही इस चीज़ में बताया है कि सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। तो यही थी हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी। ओ सॉरी लिमिटेड लायबिलिटी अभी रह गया। लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब यही होता है कि जो भी कंपनी के शेयर होल्डर रहेंगे उसकी लायबिलिटी लिमिटेड रहती है, जितना उनके शेयर्स जितना भी उनकी अनपेड वैल्यू बची हुई है उनके शेयर्स पर। जैसे अगर किसी शेयर्स की प्राइस अगर किसी शेयर्स की फेस वैल्यू
10 रुपये है और कंपनी के जो शेयर मतलब उस शेयर होल्डर ने 8 रुपये पहले से चुका दिए हैं, तो वो 2 रुपये से ज़्यादा पैसा नहीं मंगा सकता है उस इंसान से, उस शेयर होल्डर से। तो ये था आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी कहा गया है बेटा, बहुत बार आया है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में। तो 5 to 8 मार्क्स। अब बात करेंगे काइंड्स ऑफ अ कंपनी की बारे में, काइंड्स ऑफ अ कंपनी के बारे में। तो काइंड्स ऑफ अ कंपनी के बारे में अगर बात करें तो हमारा सबसे पहले बात करें ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल एंड ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स की। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स में सबसे पहले बात करेंगे हमारा प्राइवेट कंपनी की। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग प्राइवेट कंपनी की। तो प्राइवेट कंपनी का मतलब होता है एक ऐसी कंपनी जो अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिस्टेड होती है, जो अपने ट्रांसफ़र जो अपने राइट्स को रिस्ट्रिक्ट कर देती है, जो वो ट्रांसफ़र करती है अपने शेयर्स में, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि वो अपने नंबर ऑफ़ मेंबर्स को 200 तक रेस्ट्रिक्ट करके रखती है कि वो 200 से ज़्यादा उसमें मेंबर नहीं हो सकते, और वो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस की या जो भी पब्लिक कंपनियाँ होगी वो उसे रोकती है इनवाइट करने के लिए उनके कंपनी में सिक्योरिटीज़ या कोई शेयर्स इन्वेस्ट करने के लिए। और इनकी जो कंपनियों के आगे होगा वो प्राइवेट लिमिटेड लिख के रखता है। ये था हमारा प्राइवेट कंपनी। अब बात करेंगे हमारी पब्लिक कंपनी की। पब्लिक कंपनी वो कंपनी होती है, प्राइवेट कंपनी नहीं होती है। एज़ पर कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग इसकी डेफिनेशन इतनी सी है पब्लिक कंपनी की आपकी। तो यही बताया है। तो ये वाला पॉइंट आपका पूरा ख़त्म हो गया, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। अब बात करें हमारा ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी में तो सबसे पहले बात करेंगे हमारा अनलिमिटेड लैब कंपनी के बारे में। तो बेटा अनलिमिटेड कंपनी वो कंपनी होती है जिसकी कोई भी लिमिट नहीं होती है उसके मेंबर्स की लायबिलिटी में। इसका मतलब ये है कि अगर कंपनी लॉस सफ़र कर रही है और कंपनी की जो प्रॉपर्टी है वो सफिशेंट नहीं है उसके कर्ज़ों को चुकाने के लिए, तो जितने भी उसके क्रेडिटर, जितने भी उसकी मेंबर्स हैं, उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी भी लायबल हो जाएगी क्रेडिटर्स के क्लेम को चुकाने के लिए या अपने कर्जदारों को पैसा देने के लिए। ये रिस्क बहुत बड़ा होता है और कंपनीज़ की भी बहुत इन्वॉल्वमेंट रहती है इसी में। पर ये वाली जो कंपनियां हैं ये अपने इंडिया में नहीं पाई जाती हैं एज़ पर कंपनीज एक्ट। दूसरा, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। ऐसे केस में जो भी लायबिलिटी होगी मेंबरों की वो एक तरीके से एक लिमिट रख दी जाती है जितना उन्हें गारंटी दी गई होगी, जब तक उन्हें मतलब जब तक उन्हें क्या कब तक गारंटी दी गई होगी, जब तक कंपनी बंद ना हो रही हो, जब तक कंपनी वाइंडिंग अप ना हो रही हो, जब तक कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी होगा। तो अब बात करेंगे हम लोग कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स का मतलब यही होगा कि ऐसे केस में जो भी लायबिलिटी मेंबरों की रहेगी वो स्ट्रिक्टली लिमिटेड रहेगी, जितना उनकी नॉमिनल वैल्यू शेयर्स की होगी और जितना भी उन्होंने शेयर्स ले रखे होंगे उतना। अगर कोई मेंबर्स ने पूरा अमाउंट चुका दिया होगा शेयर्स का तो वो लायबल नहीं होगा एक भी अमाउंट चुकाने से। अगर कोई मेंबर ने आधा पैसा चुकाया है शेयर्स पे तो उसे पैसा चुकाना पड़ेगा जितना उसका बचा हुआ पैसा होगा एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी। ऐसी कंपनी सब डिवाइड होती हैं प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी और 1 पर्सन कंपनियों में। अब अगला देखो बेटा, मैंने तो पूरा चार्ट दिया है पर आपके जो सिलेबस में है ट्रांसफरेबिलिटी है,
ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी भी है, वन पर्सन कंपनी है इसके बाद। तो इसके बाद वन पर्सन कंपनी पे चलेंगे हम लोग। तो वन पर्सन कंपनी या फैमिली कंपनी वो कंपनी होती है जहाँ पर एक ही नेचुरल पर्सन होता है और जो इंडियन सिटीजन होगा और इंडिया का रेसिडेंट भी होगा और एक इंडियन सिटीजन होना चाहिए, रेसिडेंट होना चाहिए इंडिया का। अब रेसिडेंट इंडिया का तब होना चाहिए जब वो इंडिया में एक 182 डेज से ज़्यादा रहा हो एक साल के अंदर। ये कंडीशन रेसिडेंशियल स्टेटस में पड़ी जाती है कि 182 दिन से ज़्यादा रहा हो। इट विल बी टर्म्ड एज रेसिडेंट, दिस विल बी टर्म्ड एज रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो दूसरा पॉइंट यही है कि एक ही पर्सन ओपीसी फॉर्म कर सकता है और ओपीसी की पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख से ज़्यादा नहीं जानी चाहिए और ओपीसी का एवरेज एनुअल टर्नओवर 3 साल का 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। अब ओपीसी किस लिए फॉर्म करी जाती है, उसका क्या पर्पस है? ओपीसी बिजनेस पर्पस के लिए भी हो सकते हैं या कोई चैरिटेबल पर्पस के लिए भी हम लोग कर सकते हैं। क्या ओपीसी कन्वर्ट हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, पर 2 साल के बाद हो सकते हैं जिस दिन से उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है और उनका पेड अप शेयर कैपिटल भी 50 लाख से और एवरेज एनुअल टर्नओवर भी बढ़ना चाहिए 2 करोड़ से ज़्यादा। तो ये ओपीसी बताता हमको है। अब आएगा मेन, अब कहानी स्टार्ट हुई है 17 मिनट बाद कि शेयर्स का सर मतलब एक्चुअली में क्या होता है। ये फ़ोटो बेटा थोड़ा गलत लग गया है, मैं लिख के बता देता हूँ क्या लिखा है। शेयर्स का मतलब, शेयर का मतलब यही होता है कि जितने भी कंपनी के पास टोटल कैपिटल, जितने भी कंपनी के पास पैसा आया होगा वो टुकड़ों में बांट दिया जाएगा। अब टुकड़ों में कैसे बटेगा वो मैं आपको पूरा करके दिखा देता हूँ यहाँ पर। समझो मेरे को 10 लाख की ज़रूरत है, मेरी कंपनी है 10 लाख की और मेरे कंपनी का एक शेयर 10 रुपये का है। तो बेटा 10 लाख विल बी नोन एज शेयर कैपिटल, 10 रुपये विल बी नोन एज फेस वैल्यू और ये हो गया इशूड शेयर टू द पब्लिक। अब मैं पॉइंट नहीं आया हूँ कि वो शेयर्स का एक्चुअली में क्या मतलब है। शेयर का मतलब सीधा सीधा यही मतलब है कि जितनी भी टोटल कैपिटल होगी कंपनी की वो डिवाइड हो जाती है टुकड़ों में एक स्मॉल डिनोमिनेशन में। DENO है, पूरी स्पेलिंग लिखना है, DENOMINATIONS। डिनोमिनेशंस का मतलब होता है टुकड़ों में, पार्ट्स में बांट देना, जो टोटल कैपिटल कंपनी की टुकड़ों में बांट देना, दैट मीन्स शेयर्स। शेयर्स कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी शेयर्स और एक प्रेफरेंस शेयर्स। तो प्रेफरेंस शेयर्स सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि सर प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब होता क्या है। प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब होता है वो शेयर जिसका जो 2 राइट्स कैरी करते हैं अपने से। सबसे पहला राइट क्या है, उनके पास ये राइट होता है कि वो डिविडेंड एक फ़िक्स रेट पे मांग सकते हैं जो वो इक्विटी शेयर्स पे पेमेंट कर रहे हैं। दूसरा, जो भी जब कंपनी बंद हो रही होगी तो उनका पहला राइट होगा कि वो अपनी जो भी उनकी कैपिटल होगी वो मांग लेंगे, जो भी उनने पैसा लगाया होगा। वो ये 2 राइट हैं प्रेफरेंस शेयर्स के। प्रेफरेंस शेयर्स बहुत टाइप में हैं, मतलब उसके टाइप्स भी हैं, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग,
रिडीमेबल, इररिडीमेबल, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल। तो ये हम लोग बात पढ़ेंगे जब जब पूरा चैप्टर उसका होगा। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं इक्विटी शेयर का मतलब। इक्विटी शेयर्स का मतलब होता है वो शेयर्स जो डिविडेंड्स ही चुकाते होंगे। इक्विटी शेयर्स का मतलब होता है, इक्विटी शेयर्स मीन्स दो शेयर्स विच आर पेड डिविडेंड्स ओनली। मतलब जब डिविडेंड जब ही चुकाएंगे जब उसके प्रॉफिट्स सबको बांट दिए जाएंगे। इसका मतलब ये है कि समझो मेरे फैमिली में 10 लोग हैं और मैंने 1 लाख रुपए कमाया है 1 साल के अंदर। अगर मैंने 1 लाख रुपए अपनी फैमिली में पूरा स्प्लिट कर दिया है, मतलब मैंने सबको पहले बांट दिया पूरा पैसा, जितना भी मतलब उन्हें जितनी जितनी ज़रूरत है या उन्हें जितना भी पैसा मेरी कंपनी में लगाया हो, अगर बाद में कुछ बचता है तो ही वो मेरे को पैसा मिलेगा, अगर नहीं मिलता है तो नहीं मिलेगा। ये माना जाता है इक्विटी शेयर्स में कि इक्विटी शेयर्स को सबसे आखिरी में रखा जाता है, उन्हें आखिरी में ही पैसा मिलता है। तो वही बताया है बेटा कि वहाँ पे कोई भी फिक्स रेट नहीं होता है डिविडेंड का इक्विटी शेयर्स पे। समझो अगर 1 साल में वहाँ पे कोई भी प्रॉफिट्स नहीं हुए हैं तो इक्विटी शेयर्स बिल्कुल भी नहीं कमाएंगे। अगर एक कंपनी मतलब फ़ायदे अच्छे पहुँचते हैं या कंपनी ने 1 साल में अच्छा फ़ायदा कमा लिया है तो उन्हें हाई रेट ऑफ डिविडेंड भी इक्विटी शेयर्स को मिल जाता है। डिपेंड करता है पूरा मार्केट पे कि वो मार्केट कैसा चला है और वो कंपनी ने कितना पैसा कमाया है 1 साल के अंदर। और शेयर कैपिटल तभी रिटर्न की जाएगी जब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पूरी तरीके से रिटर्न हो जाएगी और इक्विटी शेयर होल्डरों के पास वोटिंग राइट्स होते हैं और वो पूरा कंपनी के जितने भी अफेयर्स होते हैं वो पूरा कंट्रोल करते हैं। तो ये बताया है हमारे इक्विटी शेयर्स में। तो यही बताया है, ये भी मैंने आपको बताया था कि टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स क्या क्या हैं, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग। अब बात करेंगे हमारी शेयर कैपिटल की। तो बेटा शेयर कैपिटल का मतलब होता है वो कैपिटल जो कंपनी उसको रेज करती है बाय इशूइंग ऑफ शेयर्स। मतलब वो शेयर्स को बेच के वो पैसा जो कमाए वो होती है शेयर कैपिटल। मतलब उनने शेयर बेचा, उनके पास पैसा आया और जो पैसा आने को कहेंगे शेयर कैपिटल। अब बात करें कि बहुत सारे इंडिविजुअल्स या बहुत सारी ऐसी संस्थाएं अपना बहुत सारा खर्चा या बहुत सारा पैसा कंपनियों की कैपिटल में लगा देती हैं और उनको एक भी सेपरेट अकाउंट नहीं होता है, एक ही कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर होता है जिसका नाम है शेयर कैपिटल अकाउंट। अगर फिर से नहीं समझ में आया शेयर कैपिटल, तो शेयर कैपिटल का मतलब एक ऐसी कैपिटल जो वो अपने कंपनी के शेयर्स को बेच के जो रेस करे वो होता है शेयर कैपिटल। ये है कंपनी के काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल के टाइप्स। काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल, ये मेन समझने वाली बात है। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग हमारी ऑथराइज शेयर कैपिटल की। ऑथराइज शेयर कैपिटल ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल को हम लोग रजिस्टर्ड कैपिटल या नॉमिनल कैपिटल भी कहते हैं। तो ऑथराइज शेयर कैपिटल या रजिस्टर्ड कैपिटल या नॉमिनल कैपिटल वो ऐसा अमाउंट होता है जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में पहले से स्टेटेड करते हैं और उसको लिखवा देते हैं अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। आपको इतना तो मालूम होगा कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो कंपनी के पास उनके 2 इंस्ट्रूमेंट या 2 मेन डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ये वही हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ऑथराइज शेयर कैपिटल एक तरीके से मैक्सिमम कैपिटल होता है जहां पर एक कंपनी अपने शेयर्स को ऑथराइज करते हैं ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम। मतलब मैंने कह दिया कि मैं 1 करोड़ से 1 करोड़ तक शेयर्स ऑथराइज करूंगा, तो दैट मीन्स ऑथराइज कैपिटल कि मैं 1 करोड़
तक के शेयर्स ऑथराइज करूँगा अपनी जितनी भी मेरी कंपनी का टेन्योर होगा या जितनी भी उसकी लाइफ टाइम होगी। इसके बाद होगा इशूड कैपिटल की। ये होगा इशूड कैपिटल। इशूड या अनइशूड वो समझ जाएंगे आप खुद ही। इशूड कैपिटल का मतलब होगा वो कैपिटल या वो ऑथराइज कैपिटल का पार्ट जो हमने पब्लिक को सब्सक्रिप्शन के लिए ऑफ़र किया है। इशूड कैपिटल का मतलब होता है एक ऐसा पार्ट ऑथराइज शेयर कैपिटल का जो हमने पब्लिक को सब्सक्रिप्शन के लिए ऑफ़र किया है। और जितना पार्ट है, समझो अगर हमने 10 रुपये का शेयर है, 10 रुपये का शेयर में 5 रुपये हमने अभी पब्लिक को ऑफ़र किया है, तो बचा कितना? 5 रुपये। ये 5 रुपये क्या हो जाएगा? इट विल बी नोन एज अनइशूड कैपिटल। अब बात करेंगे सब्सक्राइब्ड कैपिटल की। सब्सक्राइब कैपिटल एक ऐसा इशूड कैपिटल का पार्ट होता है जो पब्लिक के लिए सब्सक्रिप्शन के लिए वैलिड है और वो पब्लिक सब्सक्राइब उसको करती भी है। अब ये क्या है? सब्सक्राइब एंड फुली पेड एंड सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड। इसका मतलब समझो, यहाँ लिख लेते हैं हम लोग सब्सक्राइब एंड फुली पेड, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड। इसका मतलब यही है कि समझो अगर 10 रुपये का एक शेयर था, 10 रुपये का एक शेयर था, अगर 10 रुपये का शेयर में 10 रुपये पूरा चुका दिया, अगर 10 रुपये का शेयर 10 में पूरा चुका दिया, मतलब 10 रुपये का शेयर था, 10 रुपये पूरे कम पैसा आ गया था, मतलब कस्टमरों से या जो भी शेयर होल्डर थे उनसे, तो दैट मीन्स सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड, पूरा पैसा आ गया। अब 10 रुपये में से 7 रुपये ही आया है, 3 रुपये नहीं आया, तो ये हो जाएगा सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड। तो यही बताना चाह रहा था मैं आपसे। तो मैंने अभी आपको यही बताया टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल, ऑथराइज, इशूड, सब्सक्राइब बट नॉट। अब ये दो क्या हैं? कॉल्ड अप एंड पेड अप। कॉल्ड अप कैपिटल वो कैपिटल होती है जो कंपनी के डायरेक्टर्स अपने शेयर होल्डरों से मंगाता है पैसा पेमेंट करने के लिए। मतलब कंपनी की मर्जी है, वो टुकड़ों में भी पैसा मंगा सकता है या एक बार में भी पैसा मंगा देता है। इसका मतलब ये है, अगर 10 रुपये का शेयर है, 10 रुपये का शेयर में से सबसे पहले कंपनी ने कही हम 3 रुपये पहले मंगाएंगे, फिर 2 रुपये मंगाएंगे, फिर 3 मंगाएंगे, फिर 2 मंगाएंगे। तो सबसे पहले कंपनी ने कॉल्ड की 3 रुपये, तो 3 रुपये पहले आएगा, दैट मीन्स कॉल्ड अप कैपिटल। अब बात करेंगे पेड अप कैपिटल की। तो पेड अप कैपिटल का मतलब होता है एक ऐसा अमाउंट जो उनने अपने शेयर्स की कॉल पे जो चुकाया होगा वो, दैट मीन्स पेड अप कैपिटल। जो शेयर होल्डरों ने पैसा चुकाया होगा उनकी कॉल्स पे, वो होगा पेड अप कैपिटल। यूजुअली कॉल्ड अप कैपिटल और पेड अप कैपिटल एक तरीके से सेम होता है, केवल जो शेयर होल्डर जो पैसा नहीं चुकाते हैं कॉल्स पे, केवल उन्हीं को कहते हैं हम लोग कॉल्स इन एरिया, जो वो अनपेड अमाउंट हो जाता है वो। तो वही बताया है पेड अप कैपिटल का मतलब कि जितना भी अमाउंट रिसीव्ड होता है अगेंस्ट द कॉल, जो भी उनने शेयर्स मेड करे हैं वो। इसी के साथ आज का डे 1 हम लोग का शेयर्स का जो बेसिक्स है वो ओवर होता है। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया हो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों को, जिससे आप लोग को और अच्छे से मुझे मोटिवेशन मिल सके। आपको तो क्या मोटिवेशन है, आप लोग तो पढ़ रहे हैं अच्छे से और आप लोग को कंटेंट मिल रहा है अच्छा, क्योंकि आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट चैप्टर्स ही मैं सबसे पहले करा रहा हूँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें इस चैनल को।